फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये जो वीडियो है ये है आपका गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पोजीशन निकाला है, पोस्ट निकाला है, उसका एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ कवर कर रहा हूँ। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिटेल सिलेबस फॉर दिस एग्ज़ाम जो मई में होगा 2025 वो सिलेबस दिया है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमारे पास है जिनमें 200 क्वेश्चंस को हमें 2 घंटे में कंप्लीट करना है, 200 मिनट में कंप्लीट करना है, सॉरी। एंड वो आप 2 आवर्स दैट इज हमें 120 मिनट में हमारे पास 200 क्वेश्चन कवर करने हैं, 3 घंटे में 300 क्वेश्चन, दैट इज अ पैटर्न। सो आप समझते हैं कि वन लाइनर पेपर आएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे लेकिन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होंगे। अब उस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो दे रखे हैं और जहां से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, मैं आज एक टॉपिक उसमें से ले रहा हूं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इनफैक्ट उसके अंदर जो एनवायरनमेंट जो आपका क्लियरेंस रूल्स एंड नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 और एनवायरनमेंट क्लियरेंस रूल्स और एनवायरनमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन, यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट और उन प्रोजेक्ट की क्लियरेंस के लिए जो नोटिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड है क्लियरेंस के लिए, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एनवायरनमेंट वाला पेपर है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, वो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कितनी डेप्थ में आपको उसको स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो सीट्स निकली हैं जो भरी जानी है 2025 के अंदर, एग्जाम मई में है, उसी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। और इसमें एनवायरनमेंट नोटिफिकेशन टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। आपका प्रिलिमिनरी होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, और ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो 2018 में पेपर हुआ था असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का गुजरात के अंदर, और 2018 के बाद अब 25 में हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस आए थे वो ये क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस का एंड में मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन 5-4 क्वेश्चन उन्होंने एक ही टॉपिक में से 4-5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि एज पर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक टॉपिक है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है वो एनवायरनमेंट नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 से रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें हमने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसी में से सारे के सारा ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। थर्मल पावर प्लांट कौन से आपके एक्टिविटी के अंडर आता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री कौन सी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के अंडर आती है, माइनिंग एंड मिनरल आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन की कौन सी एक्टिविटी में आता है, और सिमिलरली एयरपोर्ट किस में आते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आज मैं आपको करवाऊंगा, उसमें एयरपोर्ट कौन से आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटी में आते हैं, माइनिंग एंड मिनरल कौन सी इसमें आता है, पेट्रोलियम किस में आता है, रिफाइनरी किस में आता है, थर्मल पावर प्लांट किस में आता है। ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें से ये 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 2018 में। अब ये आपका एक गैजेट है जो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन जो 2006 में आया था, इसी के थ्रू आपको यहां से पता लगेगा जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, वो बेसिकली क्रिएट हुई थी, ये उसका ऑर्डर है, गैजेट है। और इस ऑर्डर के अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पार्लियामेंट में बना था, उसी में से एक पॉलिसी बनाई गई जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी क्रिएट हुई, और वो आपका 2006 में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी क्रिएट हुई थी। तो अगर आप पढ़ोगे तो इसकी लाइंस आपकी थोड़ी सी गवर्नमेंट की जैसी डायरेक्शन वाली लाइंस होती हैं, उस तरीके से गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है ये बेसिकली। एंड इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया जाएगा तो उसके लिए नेशनल क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी है, और वो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 में जो बनी उसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट ए कैटेगरी प्रोजेक्ट, बी कैटेगरी प्रोजेक्ट बनाए गए। ए कैटेगरी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जिनमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना कंपलसरी है, बी कैटेगरी प्रोजेक्ट जिनमें लिया जा सकता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये इन्वायरमेंट का जो क्लियरेंस है ये कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। वही हमें आज की जो लेक्चर है उसमें हमें ये देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो कौन सी नोटिफिकेशन के क्लॉज में आते हैं, ये हमारा लेक्चर आज का वो है।
स्टेट के अंदर स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है। जिस तरह से सेंटर में आपकी एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वैसे स्टेट के अंदर भी होती है, जो सेंटर गवर्नमेंट जिसको कंस्टिट्यूट करती है इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप ये ऑब्जर्व करो फ्रेंड्स, एक तो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी जो बनी थी वो 2006 में बनी थी, वो एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसी की लाइन में बनी थी। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो आपका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बनती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेशन में बनाती है, और वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ही बनती है। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से बनती है। एंड ये हमारा इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया था। अब उसी पावर में जो इनके पास पावर आई, उसी के अंडर आपके ये कुछ रूल्स वगैरह हर साल चेंज होते हैं, कुछ रूल्स बनते हैं, और नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 जो बना था वो उसी का एक बेसिकली आगे का एक अपडेटेड वर्जन था, और उसके थ्रू फिर ये सारे के प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन थी। तो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंट इंपैक्ट नोटिफिकेशन 2006 क्या था, ये बेसिकली एक लॉ था जिससे एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कुछ अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी है, ये उसमें मेंशन था। ध्यान से देखना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके बाद आपके कुछ टाइम के बाद उसमें अपडेट होता है, नए रूल्स उसमें ऐड होते हैं। उसी में एनवायरनमेंट इंपैक्ट जो आपका असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 था, इसमें यह बोल दिया गया था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना इंपॉर्टेंट है। नो एनवायरनमेंट इंपैक्ट नोटिफिकेशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट नोटिफिकेशन, ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो उसी से रिलेटेड हैं। तो क्लियरेंस लेने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो इसमें मेंशन की गई थी। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो पुरानी नोटिफिकेशन 1994 थी उसमें कुछ हम चेंज लाएं और नई नोटिफिकेशन उसमें डालें। क्या पॉइंट्स थे कि प्रोजेक्ट को दो कैटेगरीज में बांटा गया था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 इसी को बोलते हैं। ये जो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है, ये बेसिकली नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के साथ ही मैच करता है, सेम चीज उसमें बनाई गई थी। नोटिफिकेशन ए में आता है डिटेल एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और कैटेगरी बी में आता है जिसमें ब्रीफ एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, आज का लेक्चर उसके बारे में नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको कि जो नोटिफिकेशन 2006 में आया था उसमें एक तो प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज किया था, एक प्रोजेक्ट जो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना कंपलसरी है, वो सेंटर करवाएगा, स्टेट करवाएगा, कौन सी अथॉरिटी से करवाएगा, ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा। पब्लिक कंसल्टेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडिंग अपॉन के कौन से कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और कौन लोग हैं, इसमें पब्लिक के साथ कंसल्टेशन करना इसमें आता है, इसमें करवाया जाता है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जब नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने एक्सपर्ट कमेटीज बनाई, अप्रेजल कमेटीज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ये देखने के लिए कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट प्रोजेक्ट का कितना होगा, और ये देखने के लिए कि क्या एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दी जाए या ना दी जाए, इसको बोलते हैं अप्रेजल कमेटीज। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस भी इसका एक पार्ट था कि इसको देखा जाए कि क्या कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चार चीज उसके अंदर थी, एक कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा पब्लिक कंसल्टेशन करना, तीसरा अप्रेजल कमेटीज बनाना, और चौथा मॉनिटरिंग वगैरह उसको चेक करना। अब फ्रेंड्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो ये था कि किस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में कौन से तरह के प्रोजेक्ट आते हैं जिनके लिए हमें असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये देखेंगे ध्यान से तो इसमें लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मेंशन किए गए हैं जिनके लिए प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है। दो तरह से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, प्रोजेक्ट को ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी जिनमें आपकी क्लियरेंस लेना इंपॉर्टेंट होता है, बी कैटेगरी जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसमें अलग अलग आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज हैं और उनके सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन आया था। पहली कैटेगरी जो 1 है वो है माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड पावर जनरेशन से रिलेटेड, कि अगर आपका प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है, माइनिंग से या नेचुरल रिसोर्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, पावर जनरेशन करनी है, तो आपका कैटेगरी 1 है। उसमें 1A में आता है माइनिंग ऑफ मिनरल, ये उसकी और ज्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं। तो माइनिंग ऑफ द मिनरल आपका इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका ऑफ शोर, ऑन शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये आपका 1B में आता है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है, ये कैटेगरी बी प्रोजेक्ट है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1A में क्या आता है, माइनिंग ऑफ मिनरल। 1B में क्या आता है, ऑफशोर एंड ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। 1C में क्या आता है, रिवर वैली प्रोजेक्ट। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखे तो अगर आप देखोगे कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का जो पेपर था उसमें 4 क्वेश्चन स्ट्रेट आए थे कि ये सेक्शन में कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सेक्शन में कौन सा प्रोजेक्ट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो 1C में क्या आता है, रिवर वैली प्रोजेक्ट। 1C में रिवर वैली प्रोजेक्ट आता है अगर 50 मेगावाट से ऊपर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है या 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा उसको एरिया कवर चाहिए तो वो ग्रुप ए प्रोजेक्ट है, उसके लिए क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 25 से 50 मेगावाट का है तो ग्रुप बी प्रोजेक्ट में वो आता है, तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आपको मिल सकती है। उसी तरीके से 1D में थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, ये ग्रुप ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट। एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। उसी तरीके से 1E न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बी नहीं है, इसमें ए प्रोजेक्ट है ये। फिर सेकंड जो कैटेगरी है, पहला मैंने बताया 8 कैटेगरीज हैं, दूसरी कैटेगरी में प्राइमरी प्रोसेसिंग आ गया, मतलब कोल वॉशरीज, मिनरल बेनिफिशिएशन, ये 2A 2B। थर्ड कैटेगरी मटेरियल प्रोडक्शन आ गया, इसमें आ गया आपका मेटलर्जी इंडस्ट्रीज। फिर आपके आ गया सीमेंट प्लांट। 3B किस में आता है, सीमेंट प्लांट आता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से सेक्शन में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के कौन से सेक्शन में आपका सीमेंट प्लांट आते हैं, तो 3B में आते हैं। फोर्थ कैटेगरी है मटेरियल प्रोसेसिंग की, पेट्रोलियम रिफाइनरी किस में आता है, आपका कोक ओवन प्लांट्स किस में आते हैं, एस्बेस्टस किस में आता है। उसी तरीके से आपका जो ये चोर अलाकली इंडस्ट्री है, चलोर अलाकली, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली, ये आपका 4D में आता है। सोडा ऐश 4E, सो लेदर 4F में आता है। 5 में आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन है, केमिकल फर्टिलाइजर 5A, पेस्टिसाइड 5B, पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्सेस 5C। फिर 5D मैन मेड फाइबर, 5E पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोसेसिंग, ये आपका 5E में आता है। ये 5वां आपका कैटेगरी है। 5F सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल डिस्टिलरीज 5G, इंटीग्रेटेड पेंट इंडस्ट्री 5H, 5I पल्प एंड पेपर, 5J शुगर इंडस्ट्री। सो 6 में आती है सर्विसेज सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन 6A। उसी तरीके से 6B इज आइसोलेटेड स्टोरेज। सो 7A एयरपोर्ट। अब एग्जाम में वो पूछेगा एयरपोर्ट कौन से सेक्शन में, 7A। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का पिछला पेपर देखूं तो उन्होंने सारी कैटेगरीज में से इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपकी पूछ ली थी, एग्जाम में आई थी। उसी तरीके से लास्ट जो है वो आपका पोर्ट जो है 7E है, 7F हाईवे है। अब हाईवे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। एग्जाम में अगर आ जाए कि 7F मतलब हाईवे जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में, दैट इज 7F। और एरियर रोवेज किस में आते हैं, 7G। इसी तरीके से आपके बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो 8A है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 8A, टाउनशिप से रिलेटेड 8B। तो ये फ्रेंड्स आपके पास सारे के सारे सेक्शन हैं। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करनी पड़ेंगी। बिकॉज 2018 में जो पेपर आया था उसमें 4 क्वेश्चन इसी में थे कि नोटिफिकेशन में से कौन सा नोटिफिकेशन क्या है। क्वेश्चन क्या थे, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन है जिनका अब आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर 50 मेगावाट से ऊपर, 500 मेगावाट से सॉरी ऊपर अगर पावर प्लांट है तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की कौन सी नोटिफिकेशन में आता है। हमने देखा था वो 1B, वो हमने देखा था कि बेसिकली 1D के अंदर आता है थर्मल पावर प्लांट जिसकी 500 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी है, वो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है, 1D के अंदर आता है। वापिस चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि 1D हमने क्या पढ़ा था। अगर आप देखोगे इसमें जो नोटिफिकेशन था तो उसमें वो 1D में आया था। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम ये इसमें रिवाइज कर रहे हैं कि आपका लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो हैं प्रायर क्लियरेंस जिनको एनवायरनमेंट की रिक्वायर्ड है, और मैंने इसमें 1D प्रोजेक्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया। 1D में आते हैं थर्मल पावर प्लांट जो ये है, तो 1D ग्रुप ए थर्मल पावर प्लांट। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का था। अगर ऐसे ही क्वेश्चन अब दोबारा आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब वो क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है, क्या क्वेश्चन है, कैसा आपको करना है, राइट। दैट वाज 1D। और आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री कौन से ग्रुप में आई थी, आंसर है 4A। ऊपर अगर आप देखेंगे तो
वो मेंशन्ड है। ग्रुप ए का मतलब होता है कि इसके लिए डिटेल्ड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लेना पड़ता है और इसकी अप्रेजल सेंट्रल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी करती है। तीसरा क्वेश्चन, माइनिंग ऑफ मिनरल्स किस में आता है? दैट इज 1A, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, जिसके लिए सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी का आपको लेना पड़ता है। एयरपोर्ट किस में आते हैं? हमने डिस्कस किया था 7A। अब अगर मेरे को प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाने हो, मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन आए हैं उसी लाइन पे हमें अगर और क्वेश्चन बनाने हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं आपके 2 घंटे के अंदर, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे वन लाइनर। तो कैसा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा मैंने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए, आंसर करते चले जाओ कि अगर मेरे को ऑफ शोर एंड ऑन शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन करनी हो तो वह कौन सी कैटेगरी में आएगा? आंसर है 1B। रिवर वैली प्रोजेक्ट किस में आएगा? 1C। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस में आएगा? 1E। और ये ग्रुप ए प्रोजेक्ट है, बी कैटेगरी इसमें नहीं आती। कोल वॉशरीज किस प्रोजेक्ट एक्टिविटी में आती हैं? 2A। मिनरल बेनिफिशिएशन कौन से प्रोजेक्ट एक्टिविटी है? 2B। अब मैंने क्या किया, मैंने सारा 1 सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, सारी जो कैटेगरीज हैं मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया, सो दैट आप इसका डॉक्यूमेंट लें तो इसको याद कर लें। और अगर एग्जाम निकालना है तो मैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो प्लीज उसी तरीके से तैयारी करें जैसा एग्जाम में आया था। सीमेंट प्लांट किस में आता है? 3B। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री किस में आती है? 4A सॉरी। कोक ओवन प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? 4B। एस्बेस्टस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली फ्रेम कर दिए फ्रेंड्स। लेदर प्रोसेस इंडस्ट्री 4F। केमिकल फर्टिलाइजर 5A। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री 5B। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री किस में आती है? 5I। शुगर इंडस्ट्री किस में आती है? 5J। एयरपोर्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 7A। शिप ब्रेकिंग यार्ड्स 7B। सेवन C स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 7D। हजार्डस वेस्ट। पोर्ट हार्बर 7E। हाईवेज 7F। 7G रोपवेज 7H। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। डी सीरीज में आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेरे को लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में से 8B 8A में से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर था वो एनवायरमेंट असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर 2018 में जो पेपर आया था उसके 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में जो प्रोजेक्ट कैटेगरीज है, जो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 का पार्ट है, प्रोजेक्ट ए टाइप, बी टाइप प्रोजेक्ट जिनमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसकी सेक्शन, उसके जो कैटेगरीज है उसके ऊपर था। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने आपका 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो मैंने बनाया है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है। और ऐसे बहुत से वीडियोस, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आपको ये लर्निंग कंटेंट जो मिल रहा है इसको रिवाइज करते जाओ, एंड जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम को निकालने के लिए, उसको अच्छे तरीके से तैयारी करो। सो ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो आपका है इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, और ये स्ट्रिक्टली उसी लाइन पे बना है जिस लाइन पे आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और आज का जो मेरा लेक्चर था वो एनवायरमेंट नोटिफिकेशन
2006 में जो पॉलिसी आई थी उसका जो चेंज वर्जन था उसके ऊपर था, और नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 इसी से मैच करती है, सिमिलर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और क्लियरेंस, उसको और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन विल गो वेरी स्लो सो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक का आपको आइडिया लगे, ऐसे हमें करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, और आप क्वेश्चंस भी करते रहें और टॉपिक्स भी कवर करते रहें। थैंक यू।